मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार भाई। आपके लिए लेके आया टॉप 40 बेहतरीन क्वेश्चन है यार। और देखेंगे तो मजा आएगा यार। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना। आपने कितने सॉल्व किए और उसके बाद इसको चेक करना कि आपने कितनी गलतियां की, क्या रहा, वो सब चीजें है ना। है ना। एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, सुनना मेरी बात। तो देखिए भाई, 40 क्वेश्चन है। टॉप स्कोर देखना आप लोगों को कितना आया। पहला सवाल आपके सामने है और बेहतरीन क्वेश्चन है यार। ये सीरीज मेरी चल रही है, इसे आप जरूर लेना। और आप इन्हें करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पेपर देने जाएंगे आपको लगेगा कि आपको जो प्रैक्टिस कराई थी उसी आधार पर। पहला सवाल है, कुछ सवाल मैंने ऐसे सवाल डाल रखे हैं कि यूपीएसआई वगैरह में पहले बहुत पूछे गए थे। और ऐसे सवालों में देखा जाए सेट्स वगैरह के टॉपिक ने पढ़ाना थोड़ा सा एक अलग टाइप का है, लेकिन कुछ रेल टेन के आते रहते रिपीटेड, इन्हें याद ही रख लिया करो। जैसे ये सवाल होता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, है ना, व्हाट इज द, क्या कह रहा है, n तत्वों वाले एक समूह के उप समूह की संख्या क्या होगी। तो आपको सब ग्रुप्स, अच्छा सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप विद n एलिमेंट। तो याद रखना जितने भी तत्व होते हैं उनके लिए जो उप क्या बोलते थे, उप समूह होते हैं, वो होते हैं हमेशा 2 की पावर क्या होता है, हमेशा n होता है। जितने भी तत्व दे रखे हों आपके लिए, उनके लिए जितने भी तत्व दे रखे हों उनके अगर आपको उप समूह बनाने होते हैं तो 2 की पावर में क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, याद रखना। बोले तो कोई भी काम होता है, क्या होता है, यस होता है, क्या होता है, नो होता है, 2 पर चलता है ना, हमेशा 2 की पावर पर चलता है। तो इसी तरह उप समूह क्या होता है, हमेशा 2 की पावर n होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या का माप याद करो जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है पर त्रिज्या। अच्छा भाई, एक याद रखना, 2 पॉइंट होते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे इन भुजाओं से देख करके आपको याद आ रहा है एक ऐसा ट्रायंगल है भैया। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल अगर मैंने आपको बनाया, जैसे कोई राइट एंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से देखने से लग रहा है कि किस प्रकार का ट्रायंगल होगा भैया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि भुजाओं से याद है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा याद होनी चाहिए यार। आपको राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा याद होनी चाहिए, जो कह रहा है जिसकी भुजाएं 8 और 15 और 17 है। तो एक भुजा 8 होगी, एक 15 होगी, एक 17 होगी। जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा भाई, परत्रिज्या। परत्रिज्या का मतलब जानते हैं, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस जो होती है, याद रखना, बेहतरीन रिजल्ट है, वो हमेशा हाइपोटेनिस का क्या होती है, हमेशा आधी होती है। हाइपोटेनिस का क्या होती है, हमेशा आधी। हाइपोटेनिस मतलब कर्ड, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका क्या होती है, हमेशा आधी। तो 17 के बट्टे 2 का कितना आएगा बेटा, ये 8.5 सेंटीमीटर आएगा। एक बात याद रखना, 2 रेलटेन इंपोर्टेंट रेलटेन याद रख लेना। कोई भी जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाया मैंने, है ये बना दिया। अगर कोई आपसे कहे कि इसके लिए स्मॉल आर क्या होगी, स्मॉल आर का मतलब होता है, स्मॉल आर होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनिस बाई 2। स्मॉल आर इसे कहते हैं, एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता है, इन सर्कल बोलते हैं अंतःवृत्त। तो इसके लिए जो रेडियस आती है, ना भैया, वो रेडियस क्या होती है, p प्लस बी माइनस एच बाई 2। और कैपिटल आर क्या होती है भैया, कैपिटल आर होती है, अभी जो सिखाया है, परत्रिज्या कहते हैं, कर्ड का आधा होता है, हाइपोटेनिस का आधा होता है। हाइपोटेनिस इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेनिस बोलते हैं, लंब, आधार और कर्ड। और वो क्या होता है भाई, एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को टच करता है। इस तरह से जो बाहर बनता है उसे परवृत्त कह सकते हैं, अंदर बनता है वो अंतःवृत्त कहते हैं। कैपिटल आर माने अंतःवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर होती है। इसे तुमसे पूछा गया परत्रिज्या, तो ये हमेशा क्या होता है, ये याद रखना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। हाइपोटेनिस का आधा, हाइपोटेनिस कर्ड का आधा होता है, याद रखना कुछ रिजल्टों को। नेक्स्ट सवाल भैया, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए दूरी तय करती है, प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4.5 घंटे कम समय लेती है। अगर शांत जल में पानी की चाल 10 है तो धारा की चाल क्या होगी। आपको पता चलना चाहिए, नाव में एक ही कॉन्सेप्ट है। एक होता है अनुकूल माने क्या होते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसे, धारा की दिशा। एक होता है प्रतिकूल, मतलब धारा इधर बह रही है, पानी इसके अपोजिट बहे, प्रतिकूल है अप स्ट्रीम। तो भैया एक बात बताओ, टाइम किस में ज्यादा लगेगा, धारा की दिशा में जाओगे
तो स्पीड तेज हो जाएगी, और धारा के अपोजिट में जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो अपोजिट में स्पीड जब कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बोल सकते हैं 108 किलोमीटर एक धारा के विपरीत है, विपरीत होती है तो स्पीड क्या हो जाएगी, नाव इधर जा रही है, नाव इधर से चल रही है और धारा इधर से आ रही है, तो स्पीड को क्या कर देगी, कम, तो b माइनस एस हो जाएगी। और भैया इसी 108 किलोमीटर धारा के साथ जाए, b प्लस क्या हो, s हो, तो भैया इनके बीच में जो अंतर आएगा 4.5 घंटे का आएगा। 4.5 घंटे का मतलब क्या कह सकते हैं, 9/2 आएगा। ठीक है भाई। अब इसमें एक का मान दिया है, किसका मान दे रखा है, देखना भैया, इसमें बी का मान दे रखा है, नाव का, है ना, नाव की चाल दे रखी है, बी का मान दे रखा है, तो रख ली भाई 108, इसका मान कितना भैया आपका 10, एस का मान चाहिए। एक तो है भैया इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लो यार, इक्वेशनों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। मैं ये कहता हूं ऐसे सवालों करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक का मान दिया हो, एक का मान पूछा हो, ऑप्शन रख लो। 3 रखा, 10 में से 3 गए तो कितना आएगा, 7। 7 का भाग 108 में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो दिक्कत आएगी। इस तरह का 4.5 तो नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता। 4 रख के देखा तो 10 में से 4 गए तो कितना आएगा, 6। 6 का भाग देगा तो कितना आएगा, 18। 10 और 4 कितना होता है, 14। 14 का भाग 198 में देंगे तो भाई 4.5 अंतर तो नहीं आएगा ना। 14 का भाग देंगे 18, नहीं आ रहा यार, नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता। 2 रख के देखा, 10 में से 2 गए तो कितना आएगा, 8। 8 का भाग देगा तो कितना आएगा, 12। 12 नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा भाई, 10 में से 2 गए तो कितना आएगा बेटा, 12। 12 का भाग गया तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 आएगा तो इसका मतलब ये है 8 का भाग दे 13.5 आना चाहिए। तो रख के देखा हमने 13.5 ही आया भाई, क्योंकि एस का मान कितना रखा, 2 रख के देखा, और 2 रख के देखेंगे 108, 10 में से 2 गए तो 8, और ये कितना आएगा 108, 10 और 2 12। 8 का भाग देगा तो 13.5 घंटे आएगा, और 8 12 का भाग देगा 9 आएगा, अंतर आ रहा है 4.5 घंटे का। सही आंसर है यार, आंसर क्या आएगा, सी। तो ऐसे सवालों में जब एक का मान दिया हो, एक का मान पूछे ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन का। भाई बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रख लेना भैया। नेक्स्ट सवाल है यार, एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 4% लाभ कमाने के लिए उसे किस रेट पर बेचना चाहिए। ऐसे सवालों करने के लिए बहुत आसान तरीका बताऊं, राइट डायरेक्ट याद रखो। जब एक बार वस्तु बेची जा चुकी हो, दोबारा वस्तु बेचना चाह रहा है तो एक राइट याद रख लो, बहुत जल्दी टूट जाएगा। SP2 माने दोबारा बेचना चाह रहा है, SP1 माने पहली बार बेचा गया है। जो कुछ हो गया है, जो कुछ पहले जो हुआ था उसे नीचे लिख दो, और जो कुछ तुम चाहते हो उसे ऊपर लिख दो। कहने का मतलब क्या भैया, ये मतलब है जैसे पहली बार वस्तु कितने की बिकी थी, 1350 की बिकी थी, और भैया उसे हुआ क्या था, उस समय 10% का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है 100 में से घटा दो, प्रॉफिट होता 100 में से जोड़ देते, हो गया है उसे नीचे लिख दे। 10% नुकसान हो गया तो 90 लिख दे। चाहता क्या है तू, चाहता है क्या, चाहता भैया 4% लाभ कमाना चाहता है। 4% लाभ कमाना चाहता है तो ऊपर लिख दे 104, लाभ 400 में क्या कर ले, जोड़ दे। ठीक है भाई, इसे याद रखना। मेरे कहने का तो जो कुछ हो गया है उसे नीचे लिख, 10% हानि हुई है तो 90 लिख, कितने का मान चाहिए, 4% लाभ, मतलब 104 का चाहिए। सोल्व कर ले यार, 0 से 0 कैंसिल, 15 बार गया, 1560 आंसर आएगा। तो ना थोड़ा फास्ट करो, इस तरीके आपको पता होगा, टाइम आप बचा ले जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सवाल, 31 मैचों में धोनी का एवरेज 31 था। अपने एवरेज में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने चाहिए। तो भैया देखो, नेक्स्ट मैच में उसे कितने रन बनाने चाहिए ना, एक बात बताओ, अगर 31 के 31 रन बनाता ना एवरेज बढ़ता ना घटता, क्योंकि 31 अगर हर पारी उसका एवरेज कितना था 31, अगली पारी में भी उसने 31 बनाए होते तो ना उसका एवरेज बढ़ रहा था ना घट रहा था, उसके बराबर के बराबर रह रहा था। लेकिन वो चाहता है कि उसके अगले मैच में कितना बढ़ जाए, एवरेज कितना बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए। और कितने मैच हो जाएंगे, 31 तो खेल चुका है, एक और खेलेगा, 32 मैच हो जाएंगे। तो कुल मिला करके उसमें उसे कितने रन बनाने चाहिए, 95 रन बनाने चाहिए। कितने रन बनाने चाहिए भैया, 95 रन बनाने चाहिए। नेक्स्ट सवाल, बेटा प्रैक्टिस है थोड़ी सी, मैं स्पीड इसलिए लेके चलता हूं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्योंकि आप लोगों की। सवाल देखिए भाई, अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते चुने जाते हैं, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी, एक पत्ता चिड़ी का हो, हुक्म या हुक्म का हो, या हुक्म का हो, और दूसरा एक बादशाह हो। अच्छा, इसने ये नहीं बताया कि पत्ते को हम दोबारा रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ नहीं बोला ना, कोई बात नहीं। आपको पत्तों के बारे में पता होगा, जिससे जुआ खेला जाता है, और जुआ खेलना बहुत गंदी बात है ना, उसका इतिहास आप जानते हैं, महाभारत में इसी से एग्जाम्पल सीखने को
मिलता है भाई। कहने का मतलब क्या है कि भैया देखो 4 तरह के पत्ते होते हैं, आप लोग जानते होंगे। इंग्लिश में भैया बोलते हैं चिड़ी को, क्या बोलते हैं भैया, चिड़ी को बोलते हैं क्लब। और भैया दूसरी चीज क्या है, चिड़ी के अलावा एक और नाम ले रहा, क्या बोल रहा है वो, हुक्म, उसे बोलते हैं स्पीड। ठीक है, कहने का मतलब है, अब वैसे बोलते चिड़ी हो गया, हुक्म हो गया, और कौन सा होता है भाई, क्या होता है, एक ईंट के पत्ते होते हैं ना, और एक और होता है पान का। ठीक है, अब यही होते हैं, अब इतना ज्ञान नहीं है, 4 तरह के पत्ते होते हैं, लेकिन हर कलर के जो 4 तरह के पत्ते होते हैं सब में 13-13 पत्ते होते हैं, इतना तो क्लियर है। तो ये बताओ, अगर पहला पत्ता चिड़ी का होगा तो चिड़ी का पत्ता, चिड़ी के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 13, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। या लगाए तो क्या लग जाएगा, प्लस 13 पत्ते, या वो किसका हो जाए, हुक्म का। तो हुक्म के भी कितने पत्ते होते हैं, 13, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी आएगी भाई, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो हम कह सकते हैं, हो सकता है वो पत्ता चिड़ी का होगा, चिड़ी के भी 13 होते हैं, टोटल 52, हुक्म के भी 13 होते हैं, 52। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये हो सकता है। दूसरा पत्ता क्या होना चाहिए, बादशाह हो। आपको ये पता होना चाहिए टोटल बादशाह कितने होते हैं भाई, बादशाह 4 होते हैं, बादशाह भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और वो कितने में से काउंट करना है, 52 में से। इसने ये नहीं कहा है कि वो रख दिया है, निकाल दिया, तो मान के चलेंगे कितने की बात कर रहा है, 52 से बात कर रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे भैया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/4, और ये आएगा 1/13, और ये आ जाएगी इनकी पॉसिबिलिटी आएगी 1/2, और इसकी आएगी 1/13, तो दोनों की कितनी आई, 1/26 इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चिड़ी का और बादशाह, चिड़ी का या हुक्म का होने की प्रोबेबिलिटी होती तो 1/2 आंसर था, और लगा दिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13, तो दोनों की कितनी होगी, 1/26 होगी, याद रखना। अगला सवाल है, कितने अलग अलग तरीके से ABCDEF को एक क्रमबद्ध तरीके में रखा जाए जिससे DEF हमेशा क्या रहे, साथ रहे। DEF मतलब ये 3 दोस्त है, A अलग बैठेगा, B अलग बैठेगा, C अलग बैठेगा, लेकिन DEF की दोस्ती एक साथ ही चलेगी भैया, हम नहीं चेंज होने वाले। तो ये बताओ कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इन 4 भाई 1 2 3 इनके लिए एक ही सीट बुक है भैया, इनके लिए तीनों के लिए एक ही सीट बुक है। तो भैया मैं कह दूंगा भाई ABC तो 3 लोग हो गए, DEF एक हो गया, तो 4 सीट बुक है, तो चारों सीट कैसे चेंज हो सकती है, फैक्टोरियल 4। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या भैया मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये तीनों दोस्तों आगे पीछे बैठ सकते हैं, 3 लोग हैं, तो कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं ना चेंज होने के लिए, 144। अरे भाई ABC 3 दोस्त, DEF का एक अलग ग्रुप है, ये अलग सीट बुक कर लिया इन्होंने, ठीक है भैया। तो कितनी सीट बुक की है, 4, तो 4 तरीके कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4। लेकिन ये 3 दोस्त भी तो अपनी सीट चेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3। टोटल कितने हो गए, 144। नेक्स्ट सवाल, हरी ने 6.25% की दर से साहब यहाँ पर 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए बैंक में 25,000 रुपए जमा कराए, उसे कितना ब्याज मिलेगा। जब भी याद रखना ब्याज की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, PRT/100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में उसने कितना पैसा जमा कराया था भैया, 25,000 रुपए जमा कराए। अच्छा, ये अगर फ्रैक्शन याद है तो और टाइम बचा लेंगे आप। 6.25 को डायरेक्ट लिख दो परसेंटेज में, 1 क्या लिख सकते हैं भैया आप, 16 लिख सकते हैं। तो R/100 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 1/16। अब टाइम तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी ऐसा टाइम आता है ना, जब भी ऐसा टाइम आता है आपको पता होना चाहिए, ब्याज जो रेट है ना, रेट देखो, रेट से पता चलेगा। ये क्या लिखा, रेट क्या है, प्रति वर्ष, क्या है, प्रति वर्ष, एनुअल है ना, तो टाइम को भी किस में कन्वर्ट करेंगे आप, एनुअल में। और जब भी ऐसे टाइम काउंट करने की जरूरत नहीं होती, आइडिया लग जाता है। ये जब भी टाइम आता है ना, 73 का मल्टीपल आएगा या 73 आएगा। मतलब अगर इन्हें काउंट करने बैठूंगा 18 अप्रैल तक, तो मैं कह दूंगा, जैसे इसमें देखो 4 फरवरी से 2015 तक, तो 24 दिन तो इसके हो जाएंगे, अप्रैल मार्च के कितने होंगे, 31 होंगे, है ना, और 18 दिन इसके होंगे। तो टोटल कितने दिन की ब्याज चाहिए उसे, 73 डेज की। दिन को दिन को ईयर में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाएगा, है ना। और मैं आपको बता चुका हूं, जब भी ये दिन आते हैं 73 का मल्टीपल आते हैं। 73 से कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 से कितनी बार गया, 500 बार गया। 500 में 16 का भाग देने बैठेंगे तो 500 में 16 का भाग देंगे ना, 25,000 है क्या, ठीक है। तो एक जीरो और बढ़ा लो ना, फिर तो 16 का भाग देंगे, 16 48, 2 जीरो 312 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा। आंसर क्या आएगा,
ए ऑप्शन आ जाएगा। आंसर क्या है भैया, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से पता चल गया, 3 बार गया, पहला ही ऑप्शन था जिसमें आंसर दे दिया। अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करती है। देखो, कह तो ये रही है कि भैया हम अपनी सामान को 6% हानि पर बेच रहे हैं। चलो भैया, दिखावटी ये बोल रही है कि हम 6% हानि पर बेचेंगे, लेकिन आपको पता है ये चालाकी क्या कर रही है, वो ये कर रहा है कि 1 किलो के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग कर रहा है, वो 800 ग्राम। ये अलग सवाल हो गया, इसके बारे में जानते ही वो बेईमानी कितनी कर चुका है, 200 ग्राम की। एक्चुअल में वेट कितना तोला उसने, 800 ग्राम। यहां से इस बंदे ने कितना प्रॉफिट कमा लिया, इस जगह से इस बंदे ने 25% का प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, छोटी सी बात बताओ आप लोग कि गुरुजी यहां पर वो दिखा रही है कि मुझे 6% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओरिजिनलिटी क्या हो रहा है उसे, 25% का प्रॉफिट। इसे ऐसे बताओ, आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस को जोड़ते कैसे, एक जगह हो रहा है 6% का लॉस, एक जगह हो रहा है 25% का प्रॉफिट। ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100, यही होता है ना नेट इफेक्ट। यहाँ लॉस दिखा रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस का तो माइनस ही आता है ना। आप सॉल्व करने बैठेंगे, 25 में 6 गए तो 19 आएगा, 150 में 100 का भाग देंगे तो भैया माइनस के 1.5। ओवरऑल जो आया हमें ये पता चल चुका, ओवरऑल कितने का लाभ कमा रहे हैं बेटा, ये 17.5% का लाभ कमा रहे हैं। ओवरऑल कितना कमा रहे हैं लाभ, 17.5 का। समझ में आया बेटा? अब मुझे बताइए, यहां लॉस हो गया, यहां क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई एक जगह से तो ये लॉस दिखा रही है और यहां से ओरिजिनलिटी कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस को जोड़ने का तरीका जानते हैं आप, क्या करेंगे आप, माइनस प्लस इंटू 100 आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 17.5%। ठीक, याद रखना। क्या कह रहा है, सुनिए मेरी बात को, सुनना। हाँ भाई, तो भैया इसे कितना लाभ हुआ है, 17.5% लाभ हुआ। ये नेट इफेक्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक में लाभ है हानि है, आप जोड़ेंगे तो उससे क्या आएगा, 17.5% का लाभ हो गया भैया। अब क्या करना होगा आपको, इससे ये पता चल रहा अगर कोई चीज 100 रुपए की होती, आपने मान लो 100 रुपए खर्च किए होते, तो मान लो 17.5 का मतलब कह सकते हैं कितना लाभ हुआ है, 100 रुपए पर हमें 17.5 का लाभ हुआ। 17.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/2 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन जो लाभ हो रहा है ना, कितने का हो रहा है देखना भाई, 100 अगर मान लेते परसेंट, मान ले 100 रुपए पे 17.5 में तक कितना हो गया, 100 रुपए पे 35/2 लिख दोगे, या 2 में इधर गुणा कर दूं थोड़ी देर के लिए, इधर सुनना, मैं 2 गुणा कर दूं। अगर 200 की चीज होती तो कितने का लाभ होता है ये बताओ, 200 की चीज होती तो हम कितने का लाभ होता, 35 रुपए का। लाभ 35 का नहीं हो रहा, वो खुद कह रहा है मुझे लाभ कितने का हुआ, 350 का। कितने गुना, 10 गुना। तो भैया इसका मतलब वो चीज कितने की आई थी आप बताइए मुझे, वो चीज आई थी आपकी कितने की आई थी, 2000 रुपए की। कितने रुपए खर्च किए होंगे, 2000 रुपए की। और वो जानना चाह रहा है कितनी किलोग्राम चीज थी, वो 40 किलोग्राम थी। कितनी थी भैया, वो 40 किलोग्राम। तो 2000 रुपए में 40 किलो चीज आई थी, तो यार 1 किलो चीज, 1 किलो की रेट कितनी आई होगी, 50 रुपए पर केजी। आंसर आया होगा, आंसर होगा ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। अरे इससे पता चल रहा है, ये दिखा रहा है भाई 6% का नुकसान हो गया, लेकिन 1 किलो पर 800 ग्राम देने का मतलब 25% लाभ, या नुकसान या लाभ। तो आप जानते हैं नेट इफेक्ट क्या होता है, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 17.5% का लाभ हो गया। 17.5% का लाभ जानता है, अगर 100 रुपए पे 17.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/2। 2 के इधर ले आ, 200 रुपए पे कितने का लाभ होगा, 35 का। 350 का मतलब 10, इसका मतलब वो चीज कितनी की आई होगी, 2000 रुपए की आई होगी। अरे प्रॉफिट लॉस सीपी पे होता है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। 2000 रुपए की चीज 2000 रुपए पे 350 का लाभ, तो 2000 रुपए में कितने किलोग्राम थी, 40 किलोग्राम थी। कितनी रेट आएगी, 50 आएगी बेटा। अगला सवाल, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 3 आता है। तो इनका एलसीएम लेते हैं ना। अब बताओ 5 और 7, तो इनका एलसीएम लेना है। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 5 गुणा 7। और 6 और 8 का कितना आएगा भाई, 24 आएगा। इनका एलसीएम कितना है, 840 आया। वो कितनी संख्या, रिमाइंडर कितना चाहिए आपको, रिमाइंडर चाहिए 3। तो वो संख्या प्राप्त करने के लिए जो रिमाइंडर था उसे जोड़ दीजिए। हम कह देंगे टोटल वो कितनी आएंगी बेटा आपकी, 843। मतलब 5, 6, 7, 8 का मैं भाग दूंगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा आपका, 5, 6, 7, 8 का मैं भाग दूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा बेटा आपका 3 आना चाहिए। तो वो इनका एलसीएम लो पहले 840, और रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर को जोड़ दो 843। 843 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 आएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी, 843 का डबल भी करके देखूंगा तो भी दिक्कत आ जाएगी ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा।
मतलब एक ही संख्या बन पाएगी कुल मिला के, ठीक है, एक ही संख्या बन पाएगी। ऐसी कितनी बन पाएगी, एक ही बन पाएगी, ठीक है। वैसे डबल अगर आपको करना होता है तो 840 का डबल करते फिर 3 जोड़ते, पर हमें पता जैसे ही डबल करूंगा तो वो 1016 से 1500 आएगा, मतलब 4 अंकों में पहुंच जाएगा। मुझे कितने अंकों की चाहिए थी, 3 अंकों की, तो एक ही संख्या बन पाएगी ऐसी तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय पर बिंदु एक्स से चलते हैं। बिंदु एक्स से चल के बिंदु ए से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचती हैं। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है, हालांकि रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते हुए उसके 12.5 मिनट खर्च हो जाते हैं। बाइक की गति क्या होगी। एक रेलगाड़ी है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं यहां से दो हैं, यहां से चले और यहां पे जाके कहानी खत्म हुई है। मान ली बिंदु एक्स से चलती है और बाइक पे पहुंचना है। कौन कौन जा रहा है भैया, वो कह रहा है एक रेलगाड़ी जा रही है, ट्रेन भी जा रही है और बाइक, दो बाइक भी जा रही है, ट्रेन भी जा रही है। अब इसमें क्या कह रहा है, ट्रेन भी और ये बाइक भी जा रही है। तो आप एक बात बताइए, एक सेकंड, हाँ भाई, तो आप देखेंगे भैया, मुझे एक बात बताओ, बिंदु एक्स से एक क्या बेटा आपकी बाइक जा रही है और एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। बिंदु ए से 90 किलोमीटर दूर पे एक बिंदु है, ये इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटा, यहां से यहां तक 90 किलोमीटर जाना है इन्हें। अब भाई बताइए, एक साथ पहुंचते हैं दोनों, कैसे पहुंचते बेटा, ये एक साथ पहुंचते हैं, है ना। तो एक साथ पहुंचने का मतलब क्या है भैया, एक साथ तो जब भी पहुंच सकते हैं जब दोनों की स्पीड बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पर स्पीड बराबर तो नहीं थी यार। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है। बाइक से 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो बाइक से 50% ज्यादा है ना। मैं ये कह दूंगा बाइक की जो स्पीड होगी वो 2 होगी और ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 2 और 1 कितनी होगी, 3 होगी। ये क्या इनकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है भैया। अब सुन लीजिए आप, इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। अब मुझे बताइए भैया क्या कहना चाह रहा है भैया, आप एक बात बताइए। अब मुझे एक बताइए, हालांकि रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते हुए, हाँ भाई स्पीड ज्यादा है, कायदा से ट्रेन को जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड क्या थी, ट्रेन की ज्यादा तो जल्दी पहुंचेगी। आपको पता होना चाहिए स्पीड में और टाइम में क्या संबंध होता है, आप बताएंगे क्या होता है, इनवर्स का संबंध होता है। तो भाई इनको लगने वाले टाइमों का रेशियो कायदा से कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। अगर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कायदा से ये 1 मिनट का अंतर आता है, इनके बीच में कितने रेशियो का अंतर आता है, 1 का अंतर नहीं आया। वो खुद कह रहा है कितने का अंतर आया भाई, ये 12.5 मिनट जो खर्च किए इसी का अंतर आया है। 1 का मान कितना आया, 12.5 आया। तो मुझे पूछा क्या जा रहा है ये बताइए, रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते हुए बाइक की गति क्या आई हुई। तो मुझे बताइए 1 का मान 12.5 है, तो मुझे बताइए इसका मतलब बाइक को कितना टाइम लगा होगा, 12.5 का गुणा करेंगे तो कितना टाइम लगा होगा, 37.5 मिनट लगा होगा। 37.5 मिनट इसे लगा है, क्या लगा भैया आपको, 37.5 मिनट इसे लगा है। अब मुझे एक बात बताइए, इसको स्पीड निकालनी ना, स्पीड क्या होती है, डी बराबर एस टी होता है। अब स्पीड भाई दूरी कितनी थी, 90, 37.5 को क्या लिख सकते हैं, 75/2 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 60 का कितने की स्पीड होगी भाई, 37.5 को क्या कह सकते हैं, 75/2। 37.5 को लिख सकते हैं 75/2। मिनट को मैंने किस में बदला, आवर में, कितना स्पीड होगी। आप सॉल्व करेंगे, 15 से कितनी बार गया, 5 बार, 15 से कितनी बार गया, 4 बार, 5 से कितनी बार गया, 18 बार। तो हम कह देंगे जो स्पीड होगी 144 किलोमीटर पर आवर होगी। तो हम कह देंगे जो बाइक की स्पीड होगी वो कितनी होगी बेटा आपकी, 144 किलोमीटर पर आवर होगी। भाई ये स्पीड का रेशियो था, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। कायदा से इनके बीच में अंतर कितने का आना चाहिए, 1 का। वो 12.5 मिनट खराब होने का मतलब क्या समझाना चाह रहा है कि 12.5 मिनट अगर वो खराब नहीं होती, जल्दी पहुंच जाती ना, तो 1 का मान कितना है, 12.5। बाइक के बारे में पूछ रहा है तो बाइक का टाइम निकाल लेना, बाइक को लगने वाला टाइम कितना होगा, 37.5 मिनट। दूरी कितनी है, 90, 37.5 को क्या कहेंगे, 75/2 मिनट। मिनट को किस में चेंज करेंगे, आवर में, तो कितने का भाग, 60 का। स्पीड निकालनी है तो आंसर कितना आएगा, 144। नेक्स्ट सवाल, 23.2344 को छोटे रूप में लिखने पर पता लगाइए इसके अंश और हर में कितने का डिफरेंस है। ठीक है यार, मुझे एक छोटी सी बात बताइए भाई, ये लिखा आपने कोई भी संख्या होगी, क्या लिखी है पता है, 23.2344
2 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट। कायदा से देखा जाए, पता है क्या लिख रहा है, लिख क्या रहा है, ये लिख रहा है 2 3.2, रिपीटेशन हो रहा है 3 4 3 4 3 4 का, तो आप इस पे 3 4 पर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या, ये कोई संख्या थी, 23 को तो अलग ही कर लो, पीछे पोर्शन क्या होता है 0.234 पे बार। अब आपको इसका क्रम बनाना जानना चाहिए, कैसे बनाते हैं, 23 से कुछ मत कहो, इस संख्या को 234 लिख लो, जिसके ऊपर बार इन्हीं पे ना बार बार रिपीट हो रहे हैं 3434, जिनका रिपीटेशन होता है, जिन पर बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं। ये 2 बार है तो 2 बार 9 आएगा, जिसका नहीं है तो एक 0 आएगा। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में 2 3 प्लस ये कितना आएगा भाई 232 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 990 आएगा। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करना आसान है। 23 इसे 1000 मान लो तो कितना आ जाना चाहिए, 23,000 आना चाहिए, 23,000 आना चाहिए था, लेकिन कितना कम है इसमें, 10 कम है, तो 10 कम है तो कितना घटा देगा 230 घटा दे, कितना घटा दे 230, पीछे क्या ऐड है 232 ऐड है, अपॉन में क्या आएगा 990 आएगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व किया मैंने, कैसे किया पता आपको, अरे 990 का गुणा करने में दिक्कत थी, मैंने 1000 मानी है, 1000 का गुणा 23 में करेगा 23,000, कितना कम है 10, तो 10 का गुणा कर दे 230 माइनस कर ले प्लस 1, तो आप कहोगे 230 232 में गए तो 2 जुड़ जाएगा, तो 2 जुड़ जाएगा तो 23,002 आएगा, अपॉन में 990 आएगा। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे आप बताइए। अब आप करेंगे भैया इसे ब्रेक करेंगे 2 से करेंगे 11 दूनी 22, ये 5 0 1 आएगा, नीचे क्या आएगा भाई 49 दूनी 98, ये 5 आएगा। इनके बीच में अंतर चाहिए था हमें, अंतर कैसे आएगा भाई इनका, अंतर आएगा इनके बीच में ना 11,501 और 495 के, 11,501 और 495 के बीच में अंतर चाहिए। 11 में से 5 के तो 6 आएगा, और ये 10 में से 9 में से 9 गए तो 0 आएगा, 0 6 किस में चल रहा है, इसी में तो चल रहा है, ये आंसर हो जाएगा भाई। इस भिन्न को भिन्न के तौर पर बनाना था, आंसर कितना आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, पूरा घटाने की जरूरत नहीं, इसी से दिख रहा है ना यूनिट डिजिट क्या पीछे 6, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, अगला सवाल, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर है भाई दही और पानी, बोले तो इसमें रेशियो निकालना है। आप जानते होंगे कर्ड एंड वाटर का रेशियो कितना है भाई, पहले में कितना है 2 3, दूसरे में कितना है 3 7, तीसरे में कितना है 4 11 है, इनका सम कितना है 5, इसका सम कितना है 10, इसका सम कितना है 15। सबसे पहले जब भी रेशियो वाले सवाल आते हैं इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे भैया, इनका एलसीएम लेके 5 10 15 का एलसीएम कितना आता है 30, 30 बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा 6 का, 30 बनाने के लिए इसमें कितने 3 का, 30 बनाने के लिए इसमें कितने का 2 का, लेकिन ये तो इक्वल हुआ, ये किस रेशियो में चाहता है 3 4 5 में, तो ऊपर वाले में कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का, नीचे वाले में कितने का 4 का, तीसरे वाले में कितने का 5 का, कुल मिलाकर के देखा जाए 18 का गुणा, यहाँ कितने का 12 का गुणा, यहाँ कितने का 10 का, इसमें देखा जाए गुणा कितने करना पड़ रहा था 18 का 12 का 10 का। ये कट सकते हैं अभी भी, ये कर सकते हैं 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 9 6 5 का गुणा कर लो, तो 9 का पहले में करेंगे तो 18 आएगा, ये 27 आएगा, 6 का करेंगे तो 18 आएगा और भैया 42 आएगा, 5 का करेंगे तो 20 आएगा, तो भाई 55 आएगा। कुल मिला करके एक बात बताइए आप लोग, इनका सम कर लो और इनका सम कर लो यार, इनका सम करेंगे तो 18 दूनी 36 और 20 कितना आता है 56 आएगा, इनको सम करेंगे 5 2 7 14 आएगा यार आपका, 5 9 10 और 2 12 आएगा। अभी भी किससे कैंसिल हो सकता है ये देख लीजिए आप, किससे कैंसिल हो सकता है, आप करना चाहेंगे तो 4 से कैंसिल कर लो यार, 4 से 14 बार आएगा, 4 से 31 बार आएगा, तो क्या रेशियो आएगा 14 रेशियो 31। आप जानते होंगे मिलाने वाले जब भी सवाल आते हैं ना इस रेशियो में मिलाइए, तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी 5 10 15 है, लेकिन वो तो 3 4 5 रेशियो में चाहिए। सबसे पहले इक्वल करो, 5 10 15 कैल्शियम कितना आता है 30, 30 बनाने के लिए इसमें 6 का गुणा, 10 का गुणा 3 में करेंगे 30, 15 का गुणा करेंगे 2 में 30 आएगा, लेकिन वो चाहता है 3 4 5 का, कुल मिला के यहाँ 18 का गुणा या 12 का या 10 का, कुछ कट जाए तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 से कट रहा है 9, 2 से 6, 2 से 5, कुल मिला के इनमें 9 6 5 का गुणा किया, टोटल ये कर रहा है बोले दही आए कहीं, ये टोटल कितना आया पानी आया, ये भी 4 से कट रहा है, 14 रेशियो कितना आ गया 31 इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, बी इसे 40 दिनों में कर सकता है, ए के द्वारा काम आरंभ में किए जाने के 20 दिनों के बाद बी इसमें शामिल हो गया, कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ था। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा तरीका है, ए इस काम को 50 दिनों में कर सकता है, बी इसे 40 दिनों में कर सकता है, एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा, ये 4 काम करता है, ये 5 काम करता है,
अब मुझे बताइए 20 दिन किसने काम किया? 20 दिन तो ए ने काम कर लिया। ए ने अगर 20 दिन काम किया होगा तो एक दिन में कितना करता है? 4। तो कितना काम हो गया? 80। अभी रिमेनिंग काम कितना बचा है भैया? 200 में से जब 180 हो जाएगा, 200 में से 80 हो गया तो कितना बचा है? 120 बचा है। जैसे किसने किया? इन दोनों ने मिलके किया है। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 5 और 4 9। कितने दिन में आ जाएगा? 13। सही है, 13.33 डे लिख ले। टोटल कितना टाइम लगा? हमसे टाइम पूछा है तो मुझे बताओ कितना है, सॉरी इसके स्टार्टिंग कितने दिन लग चुके थे? 20 दिन तो इसे लग चुके थे, बाद में इन दोनों को कितने लगे? 13.33 लगे। तो टोटल कितने दिन हो गए? 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, हो जाएगा भाई। 20 दिन तो इसे लगे, दोनों को कितने लगे? 13 पॉइंट समथिंग। तो टोटल कितना हो गया? 20 और 13 कितना होता है? 33। नेक्स्ट सवाल, 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 घटा दिया जाए, वे असल काम के 1/4 हिस्सा को कितने दिन में करेंगे? मुझे बताइए 4 व्यक्ति 12 दिनों में काम करते हैं। तो मैंने मान लिया 4 आदमी थे, 12 दिनों में कितना काम करते होंगे भैया? 48 यूनिट काम करते होंगे। अब कायदा से इन्हें कितना काम करने की कहा जा रहा है? इन्हें एक काम दिया जा रहा है, जितना काम है ना उसका 1/4 हिस्सा करना है। तो मतलब कितना काम करना है ना? 12 यूनिट काम करना है। अब 12 यूनिट किसे करना है? जो पहले व्यक्ति थे ना, 4 व्यक्ति थे, उनमें से 2 घटा दो तो कितने व्यक्ति बचे? 2। वो अब कितना टाइम लेंगे? तो भैया हम कह देंगे अब उन्हें काम करने में उसी काम को 6 दिन लगेंगे। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये बी ऑप्शन आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये बी ऑप्शन आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 की यात्रा से तय करता है, दूसरा 70 से यात्रा तय करता है। लड़के की औसत चाल, लड़के की औसत चाल के लिए 2 लोगों के लिए तो एक फॉर्मूला याद रखना, बड़ा फॉर्मूला इजी होता है एवरेज स्पीड का। क्या होता है भाई आपका? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x/x + y। मतलब एक लड़का 70 की स्पीड से गया, जब भी ऐसा सवाल आता है ना 70 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से गया, बराबर दूरी है तो 2x/x + y लगा लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला भी काम आ जाता है, इसे याद रखना। हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो एवरेज जो स्पीड आएगी 42 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कई जगह पर उसके वैसे भी लगा देते हैं कुल दूरी बट्टे कुल समय, लेकिन जब 2 लोगों के लिए आता है तो ये आसान होता है 2x/x + y। नेक्स्ट सवाल, 3 दोस्त ABC है, उनके बीच में एक धनराशि बांटनी थी। बी और सी इकट्ठे को ए से दुगनी राशि प्राप्त होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बी और सी मिलकर के 2 रुपये प्राप्त करते होंगे तो ए को कितनी मिली होगी? 1 रुपये। इसके अलावा क्या भाई? बी को मिलने वाली राशि ए और सी को मिलने वाली राशि का 1/4 है। भैया बी को जो मिलती है राशि ए और सी की राशि का 1/4 है, मतलब इसे 1 रुपये मिलता है तो इन्हें 4। ये रेशियो का सवाल है, आप जानते होंगे। इन तीनों दोस्तों को कितना पैसा मिला आप बताइए, बताओ। वैसे ए और बी का हिस्सा ही पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ तीनों का सम कितना है? 1 और 2 कितना है? 3 है। और उन्होंने एक तीनों का हिस्सा कितना दे रखा है देखना एक बार, 5625 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5625। तो कितने, या ऐसा करो ना सीधा सा, चलो तीनों का सम कितना है? तीनों का सम कितना है? यहाँ 5। यहाँ पर रेशियो इक्वल करने के लिए आपको कितने गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 5 का, यहाँ कितने करना पड़ेगा? 3 का। बताओ 5 और ये कितना आएगा? 10। 3 और ये कितना आएगा? 12। भाई तीनों दोस्तों के पास 15 रुपये, तीनों दोस्तों का 15 रुपये। तो मुझे एक बात बताइए भैया, एक बात बताएंगे आप लोग, क्या भाई एक बात बताइए आप लोग, तीनों दोस्तों के पास कितना रुपये निकल के आए? 15 निकल के आए। कहीं जोड़ दो। 15 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 5625। एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 45 11 2 105 5, 375 आया। 375 रुपये आ गया। मुझे एक बात बता दीजिए आप, क्या भाई इसमें ए और बी के बीच के अंतर पूछा है, दोनों के रेशियो में कितने का अंतर है? 5 और 3 में। बताइए 2 रेशियो का, एक का मान कितना है? 375 हो गया। तो इनके बीच में जो अंतर आया वो कितना आया भाई बताइए आप? 750 रुपये। और यही उसने हमसे पूछा था, अंतर कितना है बेटा इनके बीच में? 750। रेशियो बैलेंस करना था। नेक्स्ट सवाल, अगर एम एन का संबंध है तो बताओ x² + nx + 1 = 0 जिसके वास्तविक मूल हैं कि कितने समीकरण होंगे? आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको याद है वो ऐसे लिखी जाती है और इसके 3 कंडीशन होते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं उनके लिए 3 कंडीशन होती है। आपको पता होना चाहिए अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे इसके जो रूल होंगे वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसके बेटा वास्तविक नहीं होंगे, कह सकते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक न होंगे इसके, ठीक है, काल्पनिक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब मूल इसके इक्वल होंगे। ये 3 कंडीशन है। ये तुम्हारे ये सवाल आप ध्यान रखना, 2021 2017 के पेपरों को आप देखेंगे, बहुत मिलेंगे आपको ये सवाल, ये याद होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के छोटे छोटे सवाल हैं। आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देंगे, एक टॉपिक छोड़ने का मतलब 2.5 नंबर छोड़ना भैया। सेट टॉपिक हो गया, एपीजीपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एलजेब्रा हो गया, है ना, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तुम्हारे यूपीएसआई के हर एक टॉपिक दिया उन्होंने। और माने चलो 40 में से ऐसे कम से कम छोटे छोटे टॉपिकों से 5 सवाल मिलेंगे अलग से, और 5 सवालों को मतलब 12.5 नंबर होना, एक सवाल 2.5 नंबर का है, तो कहानी खत्म हो जाएगी भाई। हमें एक सवाल नहीं छोड़ना, जब भी तो मैंने प्रैक्टिस में लेके आ रहा हूँ कि तुम्हें अभी से सीखने को मिले प्रैक्टिस। और नहीं अगर देखना है तो जाइए यूपीएसआई 2021 का पेपर उठाइए, आपको पुराने पीवाईक्यू लाइन से मिलेंगे बहुत सवाल, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मूल है ना, इनको अलग से भी पढ़ा देंगे लेकिन यहाँ प्रैक्टिस में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मूल इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए था भैया, एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मेरे बात बताइए, अगर मैं यहां पर x का मान, सॉरी यहां पर m का n का संबंध है, यहां पर क्या 1 2 3 4, एक्स स्क्वायर इक्वेशन में n बराबर 1 रख के देखूंगा तो क्या आएगा, x आएगा प्लस 1 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर तुम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 निकालो, मतलब पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है, तीसरे वाला c होता है। बी स्क्वायर यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं तो 1 होगा, बी 1 आएगा भाई, ठीक है। अब a का आएगा माइनस 4a का मान यहाँ पर कुछ नहीं, 1 c का मान 1, तो आपने देखा क्या आएगा, 1 में से 4 गए तो माइनस के 3, इसका मतलब इसका मान क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है 0, तो ये तो इमेजिनरी नंबर होगा, वास्तविक नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया। पहला 1 रखने पर, 1 की जगह पे क्या रख के देखो भाई, x n का मान क्या रख के देख लिया आपने, n बराबर 1 रख के देखा। अब n बराबर 2 रख के देखे तब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख के देखना भाई, बी स्क्वायर कितना 2, ठीक है, माइनस 4ac। अब 4ac करेंगे तो कितना आ गया, 4 में से 4 गए तो 0 आया, और 0 आएगा तो इससे एक बात तो क्लियर है, इसका मतलब 0 आएगा, इसका मतलब जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और इक्वल आने के साथ साथ याद रखना ये वास्तविक होंगे। तो एक तो x बराबर 2 पे भी क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई इन द सेंस कह सकते हैं, मूल इसके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। n बराबर 3 रख के देखना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रख के देखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 में से 4 गए तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 आएगा तो ये रियल भी होंगे ना, ये वास्तविक होंगे। इक्वल मतलब मूल बराबर होने का मतलब है ये क्या होते हैं, हमेशा रियल ही होते हैं। इस पे भी होगा भैया, ये जब इस पर है तो अब आगे होता रहेगा, करने की जरूरत नहीं, अब सब पे ही होता रहेगा। तो इसका आंसर क्योंकि 3 ये क्या चीज है, सबके बीच में क्या साइन लगाया, प्लस का लगाया, तो दिक्कत चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने मानों पर हो सकता है, कितने समीकरण बन सकते हैं, 2 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है, कितना आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या है बेटा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, इसे याद रखना, इनके लिए ये कंडीशन है। भाई ये बताइए इस संख्या में बहुलक क्या होता है, बहुलक जानते हैं, मोड क्या चीज होती है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है। किसी 3 दिनों में 20 बल्लेबाजों का स्कोर है 3 दिनों का, तो भैया जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही बहुलक हो जाएगा। देख लेते हैं 45, 48, 63, 89, 69, 70, 73, 76, 89, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 89, 83, 96, 98। इसने 78 ऑप्शन दिया है। 78 देखना कितनी बार आ रहा है भाई, 78 को चेक किया हमने, 78 को अगर चेक किया तो 78 तो है ही नहीं इसमें यार, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। 89 को चेक किया तो 89 एक बार तो ये आ गया, और 89 ये भी आ गया, और 89 ये भी आ गया, 3 बार मिल गया यार। 85 तो मिलेगा ही नहीं इतना, 1 बार है, 2 बार, तो 1 बार है। 86 भी देखना नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही क्या हो जाता है, बहुलक होता है। मोड किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, 89, तो यही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, शिव एक वस्तु के एमआरपी पर क्या कर रहा है भाई, 20% का डिस्काउंट देता है। दिवाली वाले दिन उसने पिछला जो डिस्काउंट दिया था उसके एक्स्ट्रा 40% का डिस्काउंट और देता है। इतना डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो बंदा 50% का लाभ कमा लेता है। तो दिवाली के दिन 68,000 रुपए में एक वस्तु को बेचा है उसने, तो बताइए उस वस्तु का एमआरपी और लागत मूल्य कितना होगा।
बताओ ये बताइए 50% का लाभ हुआ है, इसका मीनिंग जानता है 1/2, मतलब इसके ये पता चला 2 रुपए इसके ये पता चला 2 रुपए इसका सीपी होगा, 1 रुपए का लाभ का है, तो कितने में बेची होगी वस्तु? 3 में। 3 में नहीं बेची, वो खुद कह रहा है 3 में नहीं बेची, कितनी बेची है बेटा? 8000 में। 3 का कितने गुना है? हम कह देंगे यार ये आएगा आपका 26 दूनी 78, 20 66.66 आएगा। अब ये आएगा तो इसको भी क्या कर ले, इतने गुना कर ले, 26 66.66, तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 12 13 13 13, ये आएगा 13 5, लगभग ये आ जाएगा। सीपी होगा 533। ये ऑप्शन देख तो रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एमआरपी निकालने की जरूरत आपको पड़ी नहीं, एमआरपी निकालने की जरूरत आपको पड़ी नहीं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे 50% लाभ कमाने, इसी से टूट गया ना, 50% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या? 2 रुपए की चीज कितनी बेची होगी? 3 में। 3 में नहीं बेची, कितनी बेची? 8000 में। कितने गुना है? इतने गुना है। तो सीपी भी कितने गुना हुआ? इतने गुना हुआ। एक ही ऑप्शन है जिसमें दिख रहा है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, टाइम बच जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखियो, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 10 और 12 है, इसमें एक दरवाजा है 6 फुट 4 फुट का, 2 खिड़की है 5 फुट 5 इंच की 5 फुट की, 14 रुपए प्रति वर्ग की दर से दरवाजे और खिड़कियां और छत और फर्श को छोड़ करके कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई करने पर टोटल कितना खर्चा आएगा? अच्छा ये बताओ, हमें किसी कमरे में कलर करवाना है, तो भैया उसने कह रखा है कि भैया कहाँ पे कलर नहीं करना है, ना दरवाजों पे कलर करना है, ना खिड़कियों पे करना है, ना छत पे करना है, ना फर्श पे करना है, ना ऊपर करना है, ना नीचे करना है, और खिड़की लगी होंगी दरवाजे लगे होंगे ना उन पे कलर करना है। तो सिंपल सी बात है, कमरे की चारों दीवारों पर खर्चा करना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानते क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल। कमरे की चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 गुणा L + B × H। ये कमरे की पूरे कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आएगा भाई? 2 गुणा लंबाई कितनी है भाई इसकी देखना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 15 चौड़ाई ये 15 और 10 कितना हो गया? 25, ऊंचाई कितनी है? 12। तो भाई हमें बताइए कितना होगा? पूरे कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 600 हो गया। अब उसमें से ये तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा बात की जाए तो मुझे बताइए उसमें आपको क्या मिलेगा? तो भैया ठीक है, तो भैया ये बताओ, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 गुणा L + B × H होता है, लेकिन भैया कमरे की चारों दीवारों उसमें भाई क्या क्या चीज है? खिड़की और दरवाजा, और उन्हें हटाना पड़ेगा हमें। खिड़की कैसी भाई? देखो खिड़कियों के बारे में दे रखा है 5 गुणा 5 फुट की है, तो इनका एरिया कितना हो गया? 25। और कितनी खिड़की है? उसने खुद ने कह रखा है ऐसी कितनी खिड़की? 2। तो कितना एरिया घटाना पड़ेगा? 50। तो इसका घटा दो भाई, इसमें से 50 तो इनका भी घटा दो। और भाई दरवाजा 6 गुणा 4 का 1, 6 गुणा 4 का मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है? 24। इसको भी हटा दो। कुल मिलाकर के जहां पर रंग करना है वो एरिया कितना बचा? 600 में से 74 गए तो बचा 526 एरिया बचा जहां पे कलर करना पड़ेगा। और एरिया खर्चा कितना है? 14 रुपए के हिसाब से गुणा कर लो भैया। 14 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 84, 28 और 28 और 8 कितना आता है? 36। 64 किसमें दिख रहा है? 64 अभी तो दिख रहा है, अभी करना पड़ेगा है ना। चलो ठीक है, अब ये आएगा भाई 70 और 3 कितना आएगा भाई? 73। आंसर कौन सा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमरे की दीवारों में चारों क्षेत्रफल ये आता है, उसमें से किसका हटा दिया? खिड़की हटा दी और दरवाजा घटा दिया। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल भाई आपके सामने ये है, 6 घंटे एक साथ बजना स्टार्ट करती है 4 8 10 12 18 20 सेकंड में, तो ये बताओ दोबारा कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, है ना। तो ये बताओ 4 8 10 12 18 20, इनका एलसीएम कितना आएगा? इन सब का एलसीएम आएगा भैया, हम कह देंगे अगर एलसीएम लेंगे तो हम कह देंगे 4 और 8 का कितना आता है? 8 ही आता है यार, है ना। 10 का और 20 का कितना आता है? 20 ही आता है। 12 और 18 का कितना आएगा? 36 आएगा। और 36 और 8 का कितना आएगा भाई? 72 आएगा। 72 और 20 का कितना आएगा? 360 आएगा। मतलब 360 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। 360 सेकंड को भी क्या कह सकते हैं तुम? 6 मिनट के बाद बजेंगी। तो मुझे बताओ 6 मिनट के बाद बजेंगी, तो एक छोटी सी बात बताइए आप खाली, क्या 6 मिनट के बाद 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो भैया हर 6 मिनट में बजेंगी, तो 30 में कितनी बार बजेंगी? तो हम कह देंगे कितनी बार बजेंगी? 5 बार। लेकिन एक बात एक याद रखना, एक साथ बजना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग जब सबको एक साथ क्या किया गया होगा? इन्हें बजाया गया होगा, रिंग किया गया होगा, एक इसमें ऐड कर लेना। इसका जो आंसर आएगा 5 नहीं देना,
6 बार आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 6। जब भी इस तरह के सवाल हो ना, इसका मतलब हर 6 मिनट में रिंग करती है एक साथ, हर 6 मिनट में। 30 में कितनी बार रिंग करेंगी? 5 बार। लेकिन जब इन सबको सेट किया गया होगा, एक साथ स्टार्ट किया गया होगा, तो वो एक काउंट हो जाती है स्टार्टिंग बारी। तो कुल मिला के आंसर इसका कितना आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक्स और वाई एक काम को 12 और 10 दिनों में करते हैं। जेड की मदद से ये काम 6000 रुपए का ठेका था, 5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो मुझे बताओ, एक बंदा एक्स था, एक बंदा वाई है ना, एक्स है, एक्स कितने दिन में करता है? 12 दिनों में। वाई करता है 10 दिनों में। जेड की मदद से, इसका मतलब हो गया तीनों दोस्त हो गए एक्स वाई जेड की मदद से 5 दिन में हो जाता है। आप बताइए कि इसका मतलब है, देखो जब भी पैसा बांटा जाता है क्षमताओं बांटा जाता है। 12 10 5 कैल्सियम कितना आएगा? 60। इसका मतलब ये कितना काम करता है? 5। ये कितना करता है? 6। तीनों दोस्त मिलकर कितना काम करते हैं? 12। हमने ये बताया जब भी पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना भाई, मजदूरी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो जितना काम करता है, जिसकी क्षमता होती है उतना पैसा मिलता है। एक्स की क्षमता कितनी है? 5 है। वाई की कितनी है? 6। दोनों दोस्त मिलकर कितना करते हैं? 5 और 6 11। तीनों कितने करते हैं? 12। तो जेड का कितना आएगा? 1 आएगा। और हमने कहा है तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 12। और पैसा कितना मिला था तीनों को? 6000। तो कितने गुना हो गया भाई आपका? 500 गुना। तो जेड की क्षमता 1 है, तो जेड को उतना ही पैसा मिलेगा, जो जिसकी क्षमता होगी उतना ही पैसा मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। अच्छा भाई, इसका सवाल है, इन्हें थोड़ा डीआई का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? यार ये ब्लैक वाला निर्यात को शो कर रहा है और जो व्हाइट वाला आयात को शो कर रहा है। बाई चार्ट को आप देख लेंगे, दिख रहा है? ठीक है भैया, आगे सवाल क्या है इसे देखना होगा। 2011 और 12 में संयुक्त निर्यात और संयुक्त आयात 2011-12 में ये रहा। अब ये बताओ, ये कितना लिखा है? 4000 से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो 4000 से थोड़ा ऊपर जाने का मतलब कितना होगा? ये एक तो डीआई दिखाई नहीं दे रही है कायदा से। ये 2011 और 12 के संयुक्त निर्यात और वर्ष 2012 की आयातों के बीच, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ द 11 एंड 12 एंड द इंपोर्ट ऑफ द 12? ठीक है भाई, अब मुझे बताइए एक सेकेंड भाई, ये बताइए 11 और 12 के क्या चाहिए आपको? निर्यात। तो ये कितना है भाई? ये यार थोड़ा सा, एक तो डीआई पूरा क्लियर नहीं है, इसमें आइडिया लगता है इसके लिए। देखो ये वैसे आपको गैप दिखना होगा 0-2000, इसमें गैप होता तो 1000 का और आता। तो इस 4 से थोड़ा ऊपर है, 4500 है। ये भी कितना है? 4500। 4500 कितना हो गया? 9000 हो जाएगा। और 2012 का आयात चाहिए, 2012 का क्या चाहिए आपको? आयात। तो आयात चाहिए 2012 का। ये कितना? 8 से और 10 के बीच में, तो 9000 ये होगा। तो कितना रेशियो आएगा भाई इनका? 1:1 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 1:1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है डीआई में यहाँ पे फिगर काउंटिंग क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है प्रिंटिंग में तो क्लियर आएगा, यहीं पर दिक्कत आ रही होगी आप लोगों की, है ना? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा यही डाउट आ रही है। ठीक है, चलो अब थोड़ी दिक्कत आ गई, अगली बार थोड़ा डीआई को सही लेके चलेंगे। फिर भी ये सवाल है, प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आंसर आसान आएगा। ये भी सवाल है, दिए गए कुल निर्यात जोड़ने, आपको जितने भी निर्यात है उन्हें जोड़ लेंगे, आयात दोनों का अंतर चाहिए। इस सवाल को जैसे इसमें दिखाई तो मैं नहीं देगा, लेकिन मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप प्रिंट आउट निकालेंगे समझ में आ जाएगा, आंसर सी आएगा। खाली इसमें जोड़ना ही है और कुछ करना नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये सारा ब्याज और चक्रवृद्धि विनिमय दे किए 6% की दर से 3 साल की अवधि के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर ज्ञात करो। सीआई एसआई के बीच में अंतर ज्ञात करो। वैसे 2000 रुपये है ना, ऐसे लगा लीजिए, सीआई का तरीका जानते होंगे आप, 6% ऐसे लगाइए आप। सीआई एसआई के बीच 6% कितना आएगा? ये 120 आएगा, 120 आएगा, 120 आएगा। 6% कितना आएगा? ये 7 रुपये 20 पैसा। एक बार आया वो 2 बार और आएगा 7। इसका 6% कितना आएगा? आप कहोगे 6 दूनी 12 है, 42 1 43, है ना? तो कुल मिलाकर के मैं इसे जोड़ूंगा, यही होता है सीआई एसआई का अंतर, तीनों टुकड़ों को जोड़ देते हैं ना। 7 से 21, ये पॉइंट यहाँ पे लगा होगा ना, 21 के समथिंग हो कोई ऑप्शन होगा, लगाना चाहें तो 20 20 40 60, तो 21 22 ऑप्शन लगा देंगे। आंसर क्या लगाएंगे? 22, क्योंकि 21 ये कितना आएगा? 21 रुपये 60 पैसा, तो ये हो गया, और ये अपने आप में कितना है? 43 पैसा, ये तो 22 रुपये लगा देंगे। आंसर कितना आएगा 3 साल का सीआई एसआई का? ये आंसर आएगा 22 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल है, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों पर 5 आए,
तो भैया ये जानते होंगे पासे के 1 से लेकर 6 तक गिनती हो सकती है, तो एक हो सकता है एक से लेकर 6 तक हो सकता है, तो 1 और 4 आए, हो सकता है 4 और 1 आए, हो सकता है 2 आए दूसरे में 3 आए, हो सकता है 3 और 2 आए। तो कुल मिलाकर के कितनी संभावना है ऐसी आने की? 4। जब एक पासे को एक बार फेंके जाता है तो कितने आने की संभावना है? 1 से लेकर 6 तक 6 आने की है। 2 बार फेंकें तो 6 के स्क्वायर, कितने आने की पॉसिबिलिटी? मैक्सिमम 36। तो आंसर कितना आएगा भाई? इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/9। आंसर कितना है? इसमें ऑप्शन दे रखा है 4/36। दोबारा सुनो, 2 पासे फेंके जा रहे हैं जिनका सम कितना आना चाहिए? 5। तो हो सकता है 1 पर 1 आए तो 1 4 आए, 4 और 1 आए तो 5 है, 2 और 3 आए या 3 और 2 5 है। ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही भाई आपकी? 4 संभावना है। अब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 6 आता है, 2 बार फेंकेंगे तो 36, 3 बार फेंकेंगे 6 का क्यूब, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/36 आंसर है। 3 मोबाइल फोन, 1 वॉकमैन की कीमत, तो 3 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन की जो कीमत है वो है 80,000 रुपये, है ना। 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन की कीमत जो है वो है 15,000 रुपये। मुझे एक बात बताइए, अब इस सवाल को कैसे क्या पूछ क्या रहा है? ये देखो, एक मोबाइल फोन की कीमत पूछा है, मोबाइल फोन की कीमत आपसे पूछा है ना, ठीक है भैया। अच्छा, 3 मोबाइल फोन और 1 वॉकमैन है यार, ये क्या भैया? 1 वॉकमैन है ना। तो मुझे बताइए, मोबाइल फोन की कीमत 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन की कीमत 15,000, एक मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन की कीमत पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछता है ना उसको, उसके अलावा दूसरी चीज होती है इक्वल कर लो। जैसे 1 है ये 2 है, इस वाली इक्वेशन में आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन में आप एक काम करो, इसमें कर लो 2 का गुणा, ठीक है, और इसमें कुछ मत करो क्योंकि ये 2 हो जाएगा, इसमें 1 का कर दो यार, 1 से करने की जरूरत नहीं है। आप 2 का करेंगे तो ये कितना आएगा? 6m आएगा, और ये 2, ठीक है, और ये 80 दूनी कितना आएगा? 160 के आएगा। 1 का करने की जरूरत नहीं, 6m होगा, ये 2w होगा, ये कितना होगा भाई आपका? 15k होगा। आपको क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, इक्वेशन ही तो इक्वल करनी, 1 में से 2 घटा दो, 1 में से 2 घटा देंगे, 6 में से 5 गए तो 1 मोबाइल आएगा और इसकी कीमत आएगी 155। क्वेश्चन गलत है यार, क्वेश्चन कहीं गलत लिखा है, फोन, ये क्वेश्चन गलत है। द कॉस्ट ऑफ 3 मोबाइल फोन एंड वॉकमैन 80,000 रुपये, वाइल द कॉस्ट फोन 5 है भाई ये, ठीक है, 5 मोबाइल है, ठीक है, 5 लिख लिया है। तो एक सेकेंड, 5 मोबाइल फोन है और इसमें दे रखा है 2 वॉकमैन दे रखे, ठीक है, इनकी कीमत कितनी है? 1,50,000 है। कितना बेटा? ये 1,50,000 है। रुको रुको, इसे करेंगे आप 1,50,000 करेंगे यार, है ना। रुको एक सेकेंड, 1,50,000 करेंगे। अब इस 6 में हो गया, 1,50,000 हो गया, इसमें से इसे घटाएंगे, 6 में से 5 गए तो 1 आएगा, और ये 1,60,000 से 1,50,000 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 10,000 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, समझ? हाँ भाई, तो भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, खाली 1 में से 2 घटाया तो एक मोबाइल फोन की कीमत कितनी आई आपकी? 10,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल, 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु कितनी थी? लड़कों की औसत आयु थी 12 वर्ष, है ना भाई, और लड़कियों की औसत आयु कितनी थी बेटा? 11 वर्ष थी। और बताओ दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी थी? 11 वर्ष 9 महीने थी। अब आपको क्या करना होता है, जानते ही ऐसे सवालों जब 2 चीज दे रखी हो, तीसरे पूछे जाए मिक्सचर एलिगेशन कर लगा दो और कुछ करना ही नहीं है यार। इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 3, इससे पता चलेगा 3 लड़के 1 लड़कियां हैं, ठीक है भैया। अब ये जानना चाह रहा है टोटल कितने बच्चे हो गए? 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 नहीं, टोटल बच्चे 560, कितने गुना हो गया? 140 गुना। हमसे पूछ किसकी रहा है? लड़कियों की संख्या पूछा है, एक, ये भी एक रेशियो, 1 का मान कितना आएगा? 140 आएगा। आंसर क्या आएगा? ए। जब भी 2 चीज दे रखी होती है, कंबाइंड दे रखी हो, मिक्सचर एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है, उससे आप कर सकते हैं, ठीक भैया। नेक्स्ट सवाल, सेब, संतरे, आम की संख्या। सेब बोले तो एप्पल, और भैया संतरे बोले ऑरेंज, मैंगो बोले तो ये 5, 7, 8 में। तो 5, 7, 8 में अपने रेशियो तो निकलवा रहा, तो इसे मन से 50 मान लो, इसे 70 मान लो, इसे 80 मान लो। अब वो क्या कह रहा है वो देख ले। वो ये कह रहा है फल विक्रेता ने फलों की संख्या, इसमें 40% की वृद्धि की, 40% की वृद्धि की है। 50 का 40% होता है 20, तो कितने हो गए? 70। मैंने कहा इसमें 50% की वृद्धि की है, 70 का 50 होता है 35, तो ये हो गया 105 हो गया, है ना। तो इसमें 75% की वृद्धि की है, तो भैया ये 60 होता है, 60 जोड़ेगा तो 140 आ गया। लेकिन नया रेशियो क्या आएगा वो जानना चाह रहा है। नया रेशियो क्या आएगा? 14 रेशियो 21 रेशियो, ये 28 आएगा। 14, 21, 28, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2, 7 से,
2:3:4, 2, 3, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2:3:4 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है। मान लेते अपने मन से कोई घड़ी की जो कीमत थी आपने क्या मान ली भैया, 100 मान ली, उसने कहा 16% मुनाफे में बेची गई, तो पहली बार कितने की बिकी है, 116 में। वो कह रहा है 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, नया सीपी कितना हो जाता, 90 में। तो इन रुपए को छोड़ दे, 25% का लाभ होता, 25% का, देखो 100 रुपए की चीज थी, पहली बार 16% के लाभ पर बेची है, तो कितने में बेची गई होगी भैया, 116 में। 10% कम में खरीदी होती तो नया क्रय मूल्य कितना होता, दूसरा सीपी कितना होता, 90। 25% का लाभ होता तो 90 का 25% कितना होता है बताओ आपको, 22.5। तो ये कितना आएगा, 112.5 में बेचेगा। तो पहले की कंपैरिजन में मुझे बताओ इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 116 और इसमें, तो हम कहेंगे इसमें अंतर आ रहा है 3.5 का, और वो कह रहा है कितने रुपए का अंतर आता है, 14 का। कितने गुना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा घड़ी की लागत क्या होगी, 100 का मान पूछा है, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, 400 रुपया आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका, 400 रुपया आएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, यू को 70 तत्वों द्वारा शामिल किया गया, ए बी इस प्रकार उपसचिव है। ठीक है, एन ए का मान है, एन बी का मान है, एन ए और बी का मान है। ठीक है, वैसे इसे ये दिखाना चाहिए था एन, इसे दिखाना चाहिए था एन ए, थोड़ी सी गलत टाइपिंग है, एन ए और इंटरसेक्शन बी, इसका मान था 10 और इसका मान पूछा है। आपको ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, एन ए प्लस एन बी, और जो दोनों में कॉमन होते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, उसे माइनस कर लेते हैं। मुझे बताइए, इससे पता चला एन ए की वैल्यू कितनी है पता है आपको, एन ए की वैल्यू 20 है, एन बी की वैल्यू कितनी है भाई पता आपको कितना है, 30 है। दोनों में कॉमन कितना है भाई, 10 कॉमन है, यही वाली दोनों में कॉमन कितना है, 10। तो इससे पता चला ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, मतलब मैं कह सकता हूं जो ए और बी मिलकर के टोटल है कितने, 40 है। ए और बी का सम कितना है बेटा आपके पास, देखा जाए 40 है। और तुम ये बताइए टोटल तत्व कितने थे, 70। तो हम कह देंगे ए और बी में शामिल कितने लोग नहीं है, ये तो हो गए। देखो ए और बी की दोस्त, मैं तो कह देंगे ए और बी में कितने लोग शामिल है, टोटल 40, और जबकि टोटल थे कितने, 70। अगर मैं ये बताइए, मैं ये कहना चाहूं टोटल थे 70, ए और बी में शामिल थे 40, कितने लोग ऐसे थे जो शामिल नहीं थे, वो कितने थे, 30। इसका मान ही ये जानते होंगे, एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, इसका मान ही इसी के बराबर होता है जो लिख रखा है इसने, एन क्या लिख रखा है इसने, जो पूछा है ना, ये एक सेकेंड, जो पूछा है इन्होंने, ए इसी के बराबर होता है, इसी के। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ये फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा सा सेट्स के फॉर्मूले थे। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस जो दोनों में कॉमन होता है माइनस कर लिया, तो इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 30 माइनस के क्या करेंगे, 10 जो कॉमन है, तो ये कितना आंसर आएगा, 40 आएगा यार। अब ये बताओ ए यूनियन बी इंटरसेक्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ये जो साइन लगाया जाता है इसका मतलब इसमें शामिल नहीं है। ये बताओ ए और बी मिलकर के टोटल कह देंगे 40 रुपए थे, जबकि कह देंगे पूरा टोटल कितना था, 70, तो ए और बी के पास कितने नहीं है, 30 नहीं है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है, इसी का मान पूछा है, तो आंसर क्या देंगे आप, 30 देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, अशोक के पास 60 रुपए के हिसाब से 85 के हिसाब से 2 प्रकार के गेहूं हैं, यदि वो इनके मिश्रण को 84 के भाव से बेचेगा तो 20% का लाभ कमाता है, मिश्रण में अनुपात क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए, जब भी ऐसे सवाल मिश्रण वाले आते हैं तो एलिगेशन लगाया करो। पहले प्रकार की रेट कितनी है बेटा आपकी, 60 है, दूसरे प्रकार की रेट कितनी है, 85। मिक्सर एलिगेशन की एक निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, कितने का लाभ चाहिए उसे, 20% मुनाफा कमाता है। 20% मुनाफा का मतलब जानते हो, 5 की चीज कितनी में बेची होगी पता है उसने, 6 में बेची होगी, 6 में नहीं बेची, वो खुद कह रहा है कितने बेची, 84 में। कितने गुना हो गया, 14 में। कंबाइंड सीपी कितना आएगा, हम कह देंगे जो दोनों को मिला के उसने बेचा होगा, कंबाइंड सीपी कितना है, 70 आएगा। अरे दोबारा सुनो, मिक्सचर एलिगेशन सेम यूनिट में लगता है, ये 60 के हिसाब से बेचा, सॉरी 60 के हिसाब से खरीदा, ये 85 के हिसाब से खरीदा, वो ये कह रहा था 84 के हिसाब से बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस ना लेकर के, सेलिंग प्राइस नहीं लिया आपने, सेलिंग प्राइस नहीं ली आपने, क्या किया भैया, पहले कंबाइंड सीपी निकाला, कितना आ गया, 70 आ गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 15 और 10, तो रेशियो कितना आएगा, 3:10। हम कहते हैं आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट सवाल, 600 ग्राम, 420 ग्राम, 880 ग्राम वजन वाले 3 चॉकलेट बॉक्स को एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को 2 ऐसे टुकड़े दिए जाते हैं जो, तो ऐसे लोगों की मिनिमम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके। तो मिनिमम संख्या होने के लिए मैक्सिमम क्या चाहिए, हमें साइज चाहिए। तो मुझे बताओ पहले नंबर तो 600 ग्राम, 420 ग्राम, 780 ग्राम, इन तीनों में किसका जीरो तो कॉमन आएगा, इनका एचसीएफ क्या आएगा ये बताओ। एचसीएफ आएगा जीरो सबके पीछे 60, 42, 78 है, मतलब जो टुकड़ा आएगा कितने ग्राम का होगा, 60 ग्राम का, 60 ग्राम का होगा। ठीक है भैया, ऐसे कितने टुकड़े बांटे जाएंगे, 60 का भाग देना इससे, 60 का भाग इसमें 600 वाले में देंगे, 420 वाले में देंगे और 780 वाले में देंगे। इससे पता चला 10 और ये कितना आएगा भैया आपका 7 और इससे पता चला 13। तो इससे पता चला ऐसे कितने टुकड़े बन जाएंगे, 30 टुकड़े बन जाएंगे हैं। कितने टुकड़े बन जाएंगे भैया, 30 टुकड़े बन जाएंगे। ठीक ठीक है भैया, 30 टुकड़े हो जाएंगे। अब क्या चाहता क्या है, यदि एक व्यक्ति को क्या हो गया, एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए जाते हैं, कितने टुकड़े दिए जाते हैं, 2 टुकड़े। तो कितने टुकड़े थे, 30 टुकड़े थे। एक आदमी के हिस्से में कितने टुकड़े आए, 2, तो कितने टुकड़े मिलेंगे। ऐसे के लिए कितने व्यक्ति बुलाने पड़ेंगे आपको, 15। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, 600 ग्राम का टुकड़ा है, 420 ग्राम का, 780 ग्राम का। अब इन्हें न्यूनतम लाने के लिए बड़ा साइज चाहिए। बड़ा साइज मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 60 ग्राम का। इससे कितने टुकड़े बनेंगे, 10, इससे 7, 13, टोटल कितने टुकड़े बन चुके, 30 टुकड़े बन चुके। अब भाई इन्हें 2-2 टुकड़े देने, 2 लोगों को, कितने लोगों को मिल जाएंगे, 15 लोग। तो हमें आंसर क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन। एक समठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजा 6, 8, 10 है। भुजाओं से पता चल रहा है कैसा त्रिभुज है, आपको पता चल चुका है 6, 8, 10 से समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर 3 के बराबर है। आपसे क्या पूछा क्या जा रहा है, प्रिज्म का कुल सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, परिणाम क्या पूछा है, रेगुलर सॉलिड प्रिज्म है द ट्रायंगुलर एट द बेस ऑफ द साइड दे रखी है, प्रिज्म द हाइट 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए प्रिज्म जो होता है उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, लास्ट वाले से बता रहा हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो प्रिज्म प्राइमरी टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, इस त्रिभुज है, इसका एरिया जानते हो कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो कितना एरिया इसका, 24। इसका बेस एरिया 24 है और इसकी हाइट कितनी है प्रिज्म की, 10 है। तो प्रिज्म का आयतन कितना हुआ, 240 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पहला नंबर तो ऑप्शन से कट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 240 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर कोई पूछे कि सर बताने की जरूरत पड़ जाए लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, लेटरल सरफेस एरिया होता है भाई, क्या होता है भाई इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, आप याद रखना क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर कितना है इसका, सबको जोड़ दे, 6, 8, 14, 10 कितना है 24, हाइट कितनी है 10, आंसर कितना आएगा 240 आएगा। टोटल सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया होता है ये तो आएगा, लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही, प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस भी आएगा। लेटरल सरफेस एरिया कितना है 240, इसका कितना है 24, 2 गुना कर ले 48 और जोड़ दे तो कितना आएगा 288 आएगा। तो सब निकल आएंगे, आंसर आ जाएगा ये। अब प्रिज्म पिरामिड पढ़े होंगे तो रिजल्ट आपको याद होंगे, नहीं तो ये परेशान करेंगे। 3D की बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध तरीके से लगाया जा सकता है जबकि स्वर और व्यंजनों की स्थिति वैसी ही रही जैसे तुलनात्मक इसमें। तो पहला नंबर तो कितने वर्ड है पहले ये काउंट कर लो भैया। इसमें कह देंगे पहला नंबर तो आप लिखेंगे मैनेजमेंट को एम, इसमें व्यंजन है, और कौन है भाई एन है, ठीक है, और कौन है भाई इसमें जी है, ठीक है, और कौन है भाई ए आ रहा है 2 बार, है ना, ई आ रहा है 2 बार, ठीक है, और एन जी, एम एन जी आएगा, ठीक है भाई, एम फिर आ गया, एन भी फिर आ गया, टी भी आ गया। एक सेकंड, तो ये हमने लिखा, ध्यान देना, इसे क्या कहना चाह रहा हूं सुनना। देखो मेरी एक बात सुनो, पहले नंबर तो ये वर्ड कितने आपने चेक किए, वर्ड चेक करने पे पता चला भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब 6 तो ये और 4 स्वर है, 1 2 3 4। मुझे ये पता है
अगर 6 व्यंजनों को लगाने का तरीका क्या होता है भाई, फैक्टोरियल 6 होता है, और 4 स्वरों को लगाने का तरीका कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। इतना मुझे पता है। लेकिन जो रिपीट होते हैं, क्योंकि उसी ने तो कहा व्यंजन एक तरफ स्वर एक तरफ, लेकिन जो रिपीट होते हैं, क्या देखो रिपीट कौन है, ए 2 बार है तो क्या नीचे आएगा 2 व्यंजन, ई भी 2 बार है तो नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और कौन है भाई 2 बार, एम भी 2 बार है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, एन भी कितनी बार है 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो जाते हैं उनका भाग दे देते, क्योंकि भाई रिपीट वाले का भाग इसलिए देते, इसे एक को आगे ले ले पीछे ले ले, क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। अगर खाली ये सब स्वर और व्यंजन अलग अलग होते तो आंसर होता 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये बताओ, ये दोनों ए को इधर पीछे आगे करने का क्या मतलब है, एक ही रहेंगे ना, जो रिपीट होते इनका भाग देते। आपको पता होना चाहिए 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है आपको 720, 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी है 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना आता है पता है आपको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार गया 6 बार, 4 से कितनी बार गया 18 बार, तो 180, 1080। तो इन्हें कितनी तरीके से लिखा जा सकता है 1080। नेक्स्ट सवाल, एक टंकी एक रिसाव जो 16 घंटे में खाली कर देता है, एक नल खोला जाता है जो 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश करता है, 24 घंटे में खाली हो रही है। मतलब अकेला ये खाली कर रहा था 16 घंटे में, और एक खाली करने वाला बी भरने वाला मिल जाए तो अब टंकी खाली होने में 24 घंटे। टंकी मान लिया आपने 48 की, ये अकेला खाली कर रहा था तो 3 लीटर खाली कर रहा है। अब दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें भरने वाला चालू कर दिया तो 2 लीटर पानी आने लगा। अरे अकेले की क्षमता कितनी थी 3 लीटर खाली करता था, लेकिन अब खाली कितना हो रहा है 2। इससे ये पता चला जो बी वाला जो नल चालू किया गया है उसकी क्षमता कितनी है 1 लीटर भरता है, और 1 लीटर नहीं भरता उसके बारे में बताया गया, 1 नहीं ओरिजिनल कितनी 12 लीटर पर मिनट। हमने 1 का मान कितना है 12, तो टंकी भी 48 की नहीं होगी। हम ये अच्छा ये घंटे में दे रखा है क्या, ठीक 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 है, चेंज करते। तो मुझे बताइए इसका मतलब है, ये बताइए 1 का मान 1 आया, टंकी को ये 48 लीटर की टंकी को इसकी क्षमता 1 है, इसे कितना टाइम लग जाएगा भरने में 48 घंटे लग जाएगा। 48 घंटे में टंकी भर जाएगी, घंटे को मिनट में चेंज करेगा कितना टाइम आएगा 60, और 1 मिनट में पानी कितना आता है 12। सॉल्व करेंगे आप जीरो को, इसे जीरो तो आ ही जाएगा, और पीछे आएगा भाई 6 आएगा, 0 6 किस में आ रहा है, कोई ऑप्शन है इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब टंकी कितने की थी 34,560 की थी। आंसर कितना है 34,560। अजय ने अपनी जमा पूंजी में एक बैंक में निवेश की, ये राशि सारा ब्याज पर 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 1120, 5 साल में कितनी हो जाती है 1300 हो जाती है। एक बात बताइए 3 साल में ये राशि कितनी बढ़ जाती है 180 बढ़ जाती है, 1 साल में कितनी बढ़ती है 60 रुपए बढ़ती है। तो मुझे एक बात बताइए 1 साल में 60 रुपए बढ़ती है, तो 2 साल में इतनी हो गई है, तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो 1120 हो गई है ना, 2 साल की ब्याज कितनी होगी, 1 साल में 60 बढ़ती है तो 120 रुपए घटा दे, तो 120 रुपए घटा दोगे तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा, प्रिंसिपल कितना होगा इसका 1000 रुपए, यही जानना है। 1 साल की 60 घटा, अगर ऐसे इसमें से घटाना होता तो 5 साल की घटाते, तो 5 साल कितनी होती 300 घटा देंगे तो आंसर आ जाता। एक और सवाल देखते हैं यार इसमें, ये रहा, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 की स्पीड से चलता है, गौतम बिंदु बी से 7 बजे 10 की स्पीड से चलता है, वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, दोनों कितने बजे मिलेंगे। तो भाई मिलने वाले सवाल है, मिलने वाले सवालों में आप देखेंगे एक बंदा ए से चलता है, एक बंदा बी से चलता है, और ये सुबह 6 बजे चला है और ये सुबह 7 बजे चला है। इसकी स्पीड कितनी है 20 की है ना, 20 की है, और भैया इसकी स्पीड कितनी है 10 की है, और इनके बीच की दूरी पता कितनी की है, हमें पता चला है इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर की। कितने बजे इनकी मुलाकात होगी, तुम मुझे बताओ। ये 6 बजे छोड़ा गया, वो 7 बजे, तो 1 घंटा पहले गया ना, 1 घंटे में कितना चल लेगा ये 20 किलोमीटर चल लेगा। अभी 7 बज गए, ये यहाँ पे बैठा, अब इनके बीच की दूरी बची कितनी 80, और ये आ रहा है इधर से, अब 80 बची है ना, ये आ रहा है 80, तो इधर से आ रहा है 20 से, ये आ रहा है 10 से, तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड 30। तो 80 को कवर करने के लिए 8/3 का होता है 2 सही 2/3 घंटे, और 2 सही 2 घंटे को कह सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट के बाद इनकी मुलाकात होगी। और इसका मतलब है ये कह रहा है कितने बजे मुलाकात होगी, 7 बजने के बाद में 2 घंटे 40 मिनट और लगे, 9:40 में इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था। तो भाई देखो ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि अभी एक ऑफलाइन क्लास लगी थी, उसमें बच्चे आ चुके थे पढ़ने वाले, तो उनको क्लास लेने जा रहा था, इसलिए मैंने आपको कराई है। ठीक है,
लेकिन ये प्रैक्टिस क्लास है, मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे पढ़ चुके होंगे जब इनको समझ पाएंगे इन चीज़ों का। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिल चुका होगा। लगातार टेस्ट सीरीज हमारी जारी है, हमारे एप्लीकेशन पर भी जारी है, फ्री टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पर भी जारी है हमारे टॉप 40 के साथ यूट्यूब पे। आप लोग जुड़े रहिए, क्लास पसंद आती है लाइक जरूर कर लिया अगर, दोनों को शेयर करिए। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।